स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जंतु जगत का वर्गीकरण हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कल हमने आपके साथ जो टॉपिक पढ़ी थी उसमें बहुत सारे ऐसे माइन्यूट चीज़ें हमने डिस्कस किया था कि कैसे एनिमल किंगडम को बांटा गया है। उन सभी बारे में हमने चर्चा आपसे किया था। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में भी बताया था, जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में आपके साथ चर्चा किया था। साथ में हम लोग यहाँ तक चर्चा कर दिए थे, पूरे क्लासिफिकेशन को हमने आपको याद कराया था। मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए थे और हम लोग यहाँ से जंतुओं के विकासी क्रम को भी देख लिए थे कि कोशी प्रकार क्या है, दैहिक संरचना क्या होती है, सम्मित के आधार पे क्या है, और प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन तक हमने कल के वीडियो में कर लिया था ना। आज हमको प्रोटोजोआ से फिर स्टार्ट करना है। एक बार हम लोग प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन को फिर से जो है मेमोराइज करेंगे और उसके बाद आगे की क्लास में बढ़ जाएंगे। तो हम लोग प्रोटोजोआ को जो है फाइलम मान के चलते हैं और फाइलम प्रोटोजोआ को हम लोग चार भागों में बांटते हैं, जिसे हम लोग सब फाइलम कहते हैं। सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, नाम बोलेंगे धीरे धीरे याद होगा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और उसके बाद सिलिफोरा। चार सब क्लास हैं। कौन कौन से? सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सिलिफोरा। उसके बाद सुपर क्लास की अगर बात करें तो सुपर क्लास में जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है उसका पहला जो सुपर क्लास होता है वो होता है मेस्टिगोफोरा। दूसरा सुपर क्लास होता है आपका ओपेलिनाटा और तीसरा होता है सार्कोडीना। जो मेस्टिगोफोरा सुपर क्लास होता है उसका क्लास होता है फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। फाइटोमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत आपका एक एनिमल आता है जिसका नाम होता है यूग्लिना। आपके टीचटी के सिलेबस में मेंशन है, आपको पढ़ना है। और उसके बाद नेक्टिलुका भी है, मान लीजिए। उसके बाद नंबर 2 है जूमेस्टिगोफोरा में आपका लेस्मानिया है, ट्राइकोमोनास है और आपका जो है ट्रिप्नोसोमा है। ये सभी किस्में हैं जूमेस्टिगोफोरा के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे ओपेलिनाटा की अगर बात करते हैं तो ओपेलिना आता है और सार्कोडीना की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका राइजोपोडिया हो जाता है, जिसमें आपका राइजोपोडियम अमीबा हो जाता है, एंट अमीबा हो जाता है। वहीं पे पायरोप्लाज्मिया है, पायरोप्लाज्मिया में बोविसिया है और उसके बाद एक्टिनोपोडिया है जिसमें आपका क्या आ जाता है, टीनोफेरिक्स हो जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं टीलोस्पोरम अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे मोनोसिस्टिस हो जाता है, प्लाज्मोडियम हो जाता है और वहीं पे टेक्सोप्लाज्मिया की अगर बात करें तो इसमें टेक्सोप्लाज्मा आ जाता है और हेप्लोस्पोरिया की बात करें तो हेप्लोस्पोरोडियम आ जाता है। वहीं पे नीडोस्पोरम अगर आ जाए तो नीडोस्पोरा में जो क्लास है आपका मेक्सोस्पोरोडिया है और माइक्रोस्पोरोडिया है। वहीं पे सिलिफोरा में जो क्लास है आपका सिलिएटा, जिसमें आपका पैरामीशियम आता है। इतनी चीज़ें हमने कल डिस्कस कर ली थी, इन्हें आज रिवाइज भी कर ली। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे एक एक करके देखेंगे। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। प्रोटोस मीन्स होता है फर्स्ट और जून मीन्स होता है एनिमल, यानी ऐसा एनिमल जो कि प्रथम एनिमल है। प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? गोल्डफस के द्वारा किया गया था 1820 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया गया, छोटा प्रश्न है लेकिन पूछा जा चुका है, इसलिए रखना जरूरी था। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? गोल्डफस ने किया था। और कब किया था? 1820 ईस्वी में। प्रोटोजोआ सबसे आदिकालिक और सबसे साधारण जंतु होता है। एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं यानी यूनिसेलुलर होते हैं। सूक्ष्मदर्शी होते हैं यानी माइक्रोस्कोपिक जंतु होते हैं। इस संघ में लगभग 30,000 जातियां हैं। इस संघ के प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। ये जंतु अत्यंत सूक्ष्म और एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। और कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ये स्वतंत्र जीवी, सहजीवी यानी अपना खुद से जीवन जीने वाले, सहजीवी यानी सिम्बियाटिक एसोसिएशन किसी के साथ संग में रहने वाले, सहभोजी यानी कॉमन सेल जैसे बिहेवियर करने वाले, और परजीवी यानी पैरासाइट जैसे बिहेवियर करने वाले पाए जाते हैं, स्वभाव के होते हैं। इनके शरीर का जीव द्रव्य यानी प्लाज्म बाह्य द्रव्य में और अंतः द्रव्य में बटा होता है। ये बात आपको याद करनी अच्छी पॉइंट है। इनके शरीर में जीव द्रव्य जो होता है वह बाह्य द्रव्य और अंतः द्रव्य में क्या होता है? विभेदित होता है। इस संघ के जंतुओं में पोषण मुख्यतः प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक, मृतोपजोइक यानी सेप्रोफाइटिक या स्पोरोजोइक,
या पादप संभोजी हालोफाइटिक या परजीविता यानी पैरासिटिक विधि द्वारा होता है। आगे आ जाएंगे। इस संघ के जंतुओं में शरीर के कई ऊतक या अंग नहीं होता है। इस संघ के जंतुओं में कोई भी ऊतक या अंग नहीं होता है। इनमें पाई जाने वाली आकृतियों को अंगक कहते हैं। क्योंकि ये शरीर के हिस्से नहीं है, इसलिए प्रोटोजोआ को जीवद्रव्य स्तर का संगठन कहा जाता है। आपसे पूछा जा चुका है कि प्रोटोजोआ में संगठन किस प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ में जो संगठन पाया जाता है वह जीवद्रव्य स्तर का संगठन पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं में प्रचलन यानी जो गति करने का तरीका होता है, लोकोमोशन जो होता है, किससे होता है? स्यूडोपोडिया से होता है, फ्लैजिला से होता है जिसे कसाभिका कहते हैं, सीलिया से द्वारा होता है। ठीक है। इस संघ के जंतुओं में एक कोष के शरीर में रसधानियां यानी वैक्यूल्स और संकुचनशील रसधानियां पाई जाती हैं। इस संघ के जंतु का एक केंद्रकी या बहुकेंद्रकी होते हैं। इस संघ के जंतुओं में श्वसन तथा उत्सर्जन की क्रियाएं शरीर के बाहरी सतह के रास्ते विसरण विधि द्वारा होता है। यानी शरीर में जो श्वसन करना है, उत्सर्जन करना है या भोजन का अंदर जाना बाहर जाना, इस सभी किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा होता है। और ऐसी विधि को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन विधि कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन या श्वसन क्या होता है? डिफ्यूजन द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। इस संघ के जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक तथा लिंगी यानी एसेक्सुअल या सेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है। अलिंगी प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन द्वारा, बहुविभाजन मल्टीपल फिजन द्वारा, मुकुलन बडिंग के द्वारा तथा लिंगी प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नर तथा मादा युग्मकों के समागम यानी कंजुगेशन विधि द्वारा होता है। प्रतिकूल वातावरण में जब इनका वातावरण इनके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, अनफेवरेबल कंडीशन में, सुरक्षा के लिए इनमें परिकोष्ठन यानी इंसिस्टमेंट का क्या पाया जाता है? व्यापक क्षमता होती है। यानी ये अपने ऊपर सिस्ट वाल का निर्माण कर लेते हैं। इनका शरीर नग्न यानी नग्न, ये नग्न लिखा गया है, ठीक है, नग्न और पेलिकिल द्वारा ढका रहता है। या तो शरीर नग्न होती है यानी जो है किससे? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, या तो पेलिकिल द्वारा ढका होता है। कुछ ऐसे जंतु हैं जो कठोर खोल में बंद रहते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें उदाहरण में अमीबा है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका है, एंटअमीबा कोलाई है, एंटअमीबा जिंजीबैलिस है, ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस है, उसके बाद लेस्मानिया डोनोबानी है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है और यूग्लिना है। ठीक है। अब आपको बता दें यहाँ पे जो अमीबा है, अमीबा को छोड़ करके यहाँ पे एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा कोली, एंटअमीबा जिंजीबैलिस, ये तीनों आपको पढ़ना है। एंटअमीबा कोली इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका यह भी आपके इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, इसकी वजह से आपको एमीबिक डिसेंट्री हो जाता है। और एंटअमीबा जिंजीबैलिस से मसूड़े में पाया जाता है, आपको पायरिया नामक रोग हो जाता है। ट्रिप्नोसोमा गैबियन से आपको रोग हो जाता है निद्रा रोग। लेस्मानिया डोनोबानी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लेस्मानिया डोनोबानी जो है एक रोग होता है, अभी बताएंगे किसके लिए होता है। और जो है आपका ये है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से आपको एक रोग हो जाता है, आप जानते हैं, मलेरिया। और उसके बाद पैरामीशियम और यूग्लिना, इतना आपको पढ़ना है। जिसमें से आपके अगर हम बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में जो मेंशन है उसमें टीजीटी में आपको एंटअमीबा पढ़ना है, आपको प्लाज्मोडियम पढ़ना है, आपको जो है यूग्लिना पढ़ना है और पैरामीशियम पढ़ना है। इतना आपके टीजीटी में रखा गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी सबके लिए प्राप्त करते हुए हम लोग आगे की दिशा में बढ़ जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमीबा की। अमीबा जो है यह तालाबों, पोखरों, झीलों, नहरों, झरनों, नदियों आदि, झील नहीं है यहाँ पे, नदियों आदि के मीठे जल व कीचड़ में पाया जाता है। यानी यह स्वच्छ जल में पाया जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है। जो मीठा पानी होता है, स्वच्छ जल मतलब मीठा पानी, और एक होता है खारा पानी, तो जो मीठे पानी होते हैं उसी में पाया जाता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। इनके शरीर के चारों ओर प्लाज्मा लेमा, इनके शरीर के चारों ओर क्या होता है? प्लाज्मा लेमा नामक झिल्ली होती है। इनके बाह्य सतह के छोटी छोटी रचनाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, जिसे कूटपाद या पादाभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को स्यूडोपोडिया कहते हैं। उसके बाद यही जंतुओं में प्रचलन अंग भी है तथा जंतु इसी से
शिकार को पकड़ता है और इसके जीवद्रव्य में एक केंद्र, कई खाद्य रिक्तियां और संकुचनशील जो है रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका की बात करें, मनुष्य की बड़ी आंत में पाया जाने वाला यह हानिकारक परजीवी होता है। बड़ी आंत में पाया जाता है, हानिकारक परजीवी होता है। इसके द्वारा पेचिस नामक रोग हो जाता है, यानी जो अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं। आंत की श्लेष्मा में घाव कर देता है, जिससे पेट में दर्द और मरोड़, ऐंठन तथा मल के साथ खून का आना शुरू हो जाता है। एंटमीबा जिंजीबैलिस यह पायरिया रोग के लिए जिम्मेदार होता है। पायरिया दांत और मसूड़े से संबंधित एक रोग होता है। युगलीना की बात करते हैं। युगलीना में आ जाएंगे, यह तालाबों के स्वच्छ जल में पाया जाता है। युगलीना युक्त तालाबों के ऊपरी तल पर हरे रंग की एक परत आपको बनी हुई नजर आती है। अच्छा, एक बात आपको बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और तैयारी के लिए जो सबसे अच्छा माहौल होता है, आपको जी जान लगा के पढ़ना होगा। आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को डेली पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी जितनी बार हो सके उतना पढ़िए, और जितना हो सके उतना पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इन जंतुओं के शरीर में पर्णहरिम पाया जाता है। क्लोरोफिल ए और बी और ए क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इनके अग्र सिरे पर कोशिका मुख होता है। कोशिका मुख से एक धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे कसाब कहते हैं, यानी फ्लैजिला कहा जाता है। यह जंतु में प्रचलन अंग है। कोशिका के मध्य में एक केंद्रक होता है तथा शरीर के अनेकों हरित लवक होते हैं, और पादपों की भांति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी माने जाते हैं। अब ये हो गया आपको, यहाँ देखिए कहा गया है, एनसीईआरटी की किताब जगत प्रोटिस्टा को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। वहाँ पे यूग्लिनोइडी, स्लाइम मोल्ड सबके बारे में दिया गया है। 2 पन्ना है और आपको अच्छी तरह से उसको पढ़ लेना। मैं यहाँ पे उसको लगा देता, लेकिन कोई मतलब है नहीं। हमने एनसीईआरटी की क्लास आपके नेड़े बैच में पढ़ा दी है, उसको यहाँ पे लगाने का कोई मतलब है नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, हर बार कह रहे हैं कि आप एनसीईआरटी को जितनी बार हो सके पढ़ें। जो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, जो ज़रूरी हैं, उन्हें हम आपको मेंशन करके दे रहे हैं। लेकिन जो आपके पास एनसीईआरटी में अवेलेबल है, मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ भेजता रहूँगा बार बार अब कि आप इसको पढ़िए। जैसे ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको जो है, ये इसके ख़त्म होने के बाद हम लोग तुरंत सेल में चले जाएंगे। तो सेल का हम एक बार आपको, भले सेल का नोट्स भेजा जा चुका है, लेकिन सेल का एक बार हम पीडीएफ आपको फिर देंगे। सेल और सेल डिवीजन का, उसको आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका नोट्स देंगे। सेल डिवीजन का नोट्स आपका छूटा हुआ है, और उसका प्रैक्टिस पेपर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ घुस जाएंगे, एनिमल उसमें जो है, जो आर्गन सिस्टम है इस सब, तो उसमें चलेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे आर्गन सिस्टम। फिजियोलॉजी में टोटल तो पूरी फिजियोलॉजी का हम आपको नोट्स भेजते रहेंगे। फिर उसके बाद जब हम जेनेटिक्स में जाएंगे तो जेनेटिक्स आपका क्लास 12th में दिया गया उसका दे देंगे। वहीं पर आपका जो है, जो चैप्टर आपके दिए गए हैं उन चैप्टर को हम एनसीईआरटी का आपको भेज देंगे कि चैप्टर आप पढ़ लीजिए, एक क्रम में आने वाला है। जैसे एनिमल किंगडम हमने शुरुआत में आपको भेज दिया कि इसे पढ़ लीजिए, वो इसी तरह से प्रोटिस्टा को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है एनसीईआरटी के। चलिए अब हम लोग पैरामीशियम में इंटर करते हैं और पैरामीशियम को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पैरामीशियम जीव है, हमसे पूछा जाता है, प्रश्न में आता है, तो ठीक है पैरामीशियम को ख़त्म कर लेते हैं, देखते हैं। पैरामीशियम जो है फाइलम प्रोटोजोआ का सदस्य है। सब फाइलम इसका सिलिफोरा होता है। अगर क्लास की बात करें तो सिलिएटा होता है। आर्डर इसका कई बार पूछा गया है, क्या है, हाइमेनोस्टोमेटिडा होता है। हाइमेनोस्टोमेटिडा जो इसका होता है क्लास होता है, क्या नाम, आर्डर होता है। और 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए याद रखेंगे ये। पैरामीशियम और कॉर्डेटम तो मान लीजिए इसकी स्पीसीज हो जाएगी। पैरामीशियम के डायग्राम को एक बार देख लें, समझने में आसान होगा। सीलिया होता है, पेलिकिल होती है, ठीक है, ओरल ग्रूव होता है। उसके बाद बकल कैपर्चर या बकल कैविटी कहते हैं, मुख कहा जाता है इसे। सेल माउथ या साइटोस्टोम कहते हैं। सेल माउथ को क्या कहते हैं, साइटोस्टोम, याद रखिएगा। सेल माउथ को साइटोस्टोम कहते हैं। एनल पोर पाया जाता है, जिसे साइटोप्रोक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्रोक्ट कहते हैं। उसके बाद फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रेडिएटिंग कैनाल पाई जाती है, और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए और एक एक करके पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। पैरामीशियम जो है ये विश्वव्यापी अलवण जल में यानी स्वच्छ जल में पाए जाने वाला जंतु होता है, जो जल भरे गड्ढों, पोखरों आदि में प्रचुर मात्रा में तैरता हुआ पाया जाता है। लगभग 3 मिलीमीटर लंबी देह, अग्र भाग में कुंद और पिछले भाग में पैनी होती है। कुंद मतलब मोटी और पैनी मतलब होती नुकीली होती है। असममित बेलनाकार देह
पर जिलेटिनम पेल्किल यानी जिलेटिनम पेल्किल का आवरण पाया जाता है। पहली लाइन आपको याद रखना है, जिलेटिनम पेल्किल का आवरण पाया जाता है। पूरी देह पर रोमाभ यानी सीलिया से ढकी रहती है, मैंने आपको दिखाया। रोमाभ के बीच ट्राइकोसिस्ट नामक संरचनाएं उपस्थित होती हैं, याद रखिएगा ट्राइकोसिस्ट नामक संरचनाएं उपस्थित होती हैं। प्रैक्टिस पेपर बताएंगे कि इसका काम क्या है। रोमाभ के बीच ट्राइकोसिस्ट नामक रचनाएं पाई जाती हैं। देह के अधर पार्श्व पर एक रोमाभी खांच होता है जिसे पेरिस्टोम कहते हैं। देह के गहरा अधर खांच पर ऊपरी हिस्से में क्या पाया जाता है, एक पेरिस्टोम कहते हैं, पाया जाता है। पेरिस्टोम एक फनल रूपी वेस्टिब्यूल्स में जाती है और वेस्टिब्यूल्स एक मुख गुहिका में खुलती है। मुख गुहिका एक छोटी कोशिका ग्रसनी द्वारा जंतु के जीवद्रव्य यानी एंडोप्लाज्म में खुलती है। प्राणी के मुख गुहिका का मतलब क्या है, साइटोफेरिंग्स। मुख गुहिका का मतलब ग्रसनी का मतलब साइटोफेरिंग्स। प्राणी में जीवद्रव्य में दो केंद्रक होते हैं। बड़े केंद्रक को क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और छोटे को माइक्रोन्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, इनके अतिरिक्त अरी नलिकाओं यानी रेडियल कैनाल पाई जाती हैं। युक्त दो संकुचलशील रसधानियां यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। खाद्य धानियां आदि भी जीवद्रव्य में उपस्थित रहते हैं। पैरामीशियम की एक सामान्य जात पैरामीशियम काउडेटम होता है। पैरामीशियम की खोज एंटोनी ओनली वन हाकन ने 1678 ईस्वी में किया था। किसने, एंटोनी ओनली, ये देखिए एंटोन वान ल्यूवेनहाक है, एक गलत लिखा गया है। एंटोन वान ल्यूवेनहाक है, एक गलत लिखा गया है। एंटोन वान ल्यूवेनहाक, लेकिन एंटोन वान ल्यूवेनहाक, हाँ 1700, ये आपका गलत है। देखिए यही मैं कह रहा हूँ कि कई बार मिस्टेक हो जा रहा है लिखने में। ये देखिए आपका गलत लिखा गया है यहाँ पे, इसका नाम है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप एक बार नोट्स वाली क्लास को अवश्य देख लें। एंटोन वान ल्यूवेनहाक है, क्या नाम है इनका, एंटोन वान ल्यूवेनहाक, एंटोन वान और ल्यूवेनहाक, ठीक है, एंटोन वान ल्यूवेनहाक नाम है इनका। और इन्हीं ने जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ये जो है एंटोन वान ल्यूवेनहाक, एक सब अलग अलग होकर के देखिए चला गया। इन्होंने कब किया था, 1678 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक, पैरामीशियम आकार और आकृति में चप्पल के जैसा दिखाई देता है, इसे आप सही कर लेंगे आप अपने नोट्स में, एंटोन वान ल्यूवेनहाक। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम में नर और मादा एक ही जीव में होते हैं, जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आराम से देखा जा सकता है। चलिए प्लाज्मोडियम में आ जाते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जो जिंजीबैलिस है, उनके सिर्फ रोग का नाम याद रखना है, तो उनको हमने आपको बता दिया। अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो विनर बैच में इसके एंटमीबा हिस्टोलिटिका का अलग क्लास है, पैरामीशियम की अलग क्लास है, यूग्लिना की अलग क्लास है, सबकी अलग अलग क्लास है। छोटे छोटे वीडियो हैं, आप जरूर देखिएगा। बहुत इजी लाइन में लिखा गया है, आप उसे देखेंगे तो आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि सिर्फ आप हिंदी पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। देखिए हर शब्द में हमको इंग्लिश डालना पड़ा है, मजबूरी बनी है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अभी ट्रोफोजॉइट को ट्रोफोजॉइट ही लिखा जा रहा है, परजीवी मान लेते पैरासाइट, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो कठिन शब्द हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए लिखा गया है इंग्लिश का, माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रही। आप उस क्लास को मेरे कहने से एक बार जरूर देखा करिए और प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व किया करिए। छोटे छोटे क्लास हैं, आधे घंटे 20 मिनट 25 मिनट आप समय अवश्य निकालें, आपको लाभ मिलेगा, मैं भरोसा दिला। अच्छा कुछ मित्र ऐसे हैं सिर्फ उन्हें नोट्स से मतलब है। नोट्स ठीक है, अच्छी बात है, आपकी तैयारी होगी, लेकिन आप रिवीजन तो कर ही सकते हैं। तो उनके दिमाग में चलता है कि किसी का व्यू देखेंगे तो उसे पैसा मिल जाएगा। भाई मेरे पैसे की चिंता छोड़ दो, आप अपने कैरियर चिंता बना लो। ठीक है, पैसा आप हमें 100 रुपया 200 रुपया 700 रुपया, हमने 799 रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे 799 में सिर्फ 3 लोगों ने अभी तक बैच को परचेज किया। जब हमने 99 रुपये बैच की फीस रखी तो हमसे 15 लोगों ने परचेज किया। ठीक, जब हमने जो है 299 रुपये फीस रखी थी, 2 दिन के लिए ऑफर आया था 299 वाला, तो उस समय हमसे 10 लोगों ने परचेज किया। टोटल अगर हम पैसों की बात कर दें, अभी तक जो हमने पैसे प्राप्त हुए हैं, हमें जो मिले हैं पैसे, उन टोटल पैसों की बात कर दें, सिर्फ 7,000 के लगभग 6,800 या 700 आज का अगर पैसा जोड़ दें तो हमको मिला है। ठीक है, इसमें हमने कितनी कमाई कर ली आप बताइए।
आपके लिए हम एक लड़के को रखे हैं, मैंने बार बार कहा कि वो व्यक्ति जो है आपके लिए लगातार टाइपिंग कर रहा है, हिंदी में भी उसे समस्या हो रही लेकिन टाइपिंग कर रहा है, लगातार आपका प्रयास कर रहा है और कह रहा है भैया हम 15 अगस्त तक आपका कंप्लीट करके दे देंगे। इतने के बावजूद ना तो आप शेयर कर रहे हैं और ना ही इस बैच को परचेज कर रहे हैं। भाई ठीक है, फीस थोड़ी सी आपको महंगी लग रही होगी, हम मान सकते हैं महंगी लग रही होगी, लेकिन जहाँ पे आप 10,000 12,000 15,000 दे रहे हैं वहाँ पे 799 मतलब कुछ भी नहीं है, 799, लेकिन आप तब भी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी। तो क्लास को आप जरूर देखें, ठीक है नहीं लेना चाह रहे हैं, हमने किसी को हायर किया तो हमारी मजबूरी, हम उसे सैलरी देंगे चाहे हम जहाँ से देंगे, वो हमारी अपनी मजबूरी। लेकिन जो मजबूरी आपके पास जा रही है, आप उस क्लास को अवश्य देखें, पूरे क्लास को देखें और हो सके तो वीडियो में 5 सेकंड के वाले के बाद जो आपका एक आता है प्रचार आता है, जो ऐड आता है, उस ऐड को स्किप ना करें, क्योंकि जब स्किप नहीं होता तो उससे पैसा मिलता है, ठीक है, उसी ऐड का पैसा आता है। जब आप स्किप कर देते हैं तो उसका पैसा नहीं मिलता है। तो उसका पैसा अगर हमें मिलेगा तो हम थोड़ा सा और बेटर आपके पास लिए कर पाएंगे, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार की पूरी तरह से परजीवी तथा माइक्रोस्कोपिक जीव होता है। कौन? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की पहली अवस्था जिसे वास्तविक अवस्था कहते हैं, इस अवस्था का नाम ट्रोफोजॉइट होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी वास्तविक अवस्था कौन सी होती है तो आप कहेंगे ट्रोफोजॉइट होती है, जो एक कोशिकीय और आकार में गोल होती है। ट्रोफोजॉइट के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली होती है जिसके अंदर नाभिक, कोशिका द्रव, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण आदि अंगक पाए जाते हैं। प्लाज्मोडियम अपना अलैंगिक चक्र मनुष्य में तथा लैंगिक चक्र एनाफ्लीज मच्छर में पूरा करता है। पहले मेरी बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, एक सेकेंड। इसको प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था, अच्छा एक लिख यहाँ पे देख लीजिए, तब चलते हैं यहाँ पे वर्गीकरण वाला आगे देख लेंगे, को स्पोरोजॉइट कहते हैं और मादा एनाफ्लीज मच्छर के लार में पाई जाती है और उसके बाद मनुष्य को काटती हैं और चूसते हुए रक्त को, ठीक है। प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट अवस्था में नाभिक लंबा अन्य कोशिकाओं में फैला रहता है और तर्क रूप जैसा दिखाई देता है। अब इधर आइए, इसके हम लाइफ साइकिल पे आते हैं। ये है लाइफ साइकिल किसकी? प्लाज्मोडियम की, ठीक। थोड़ा सा डीप कम लग रहा है ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ आप साफ दिखा, चलिए। कह रहा है जब यहाँ से देखिए, ये स्थिति है और ये कोई नॉर्मल व्यक्ति है जिसको मलेरिया नहीं, यानी हेल्दी पर्सन है, स्वस्थ मनुष्य है, उसका हाथ है, इसे मच्छर काट रहा है। देखिए जब मच्छर दूसरे मानव को काटता है तब जीवाणु, यानी जिसे स्पोरोजॉइट्स कहते हैं, स्पोरोजॉइट्स आपके हिंदी में भी स्पोरोजॉइट से ही लिख करके आएगा, जीवाणु लिख के नहीं आएगा। जब स्पोरोजॉइट्स काटने के साथ मानव के शरीर में चले जाते हैं, कौन चला जाता है? स्पोरोजॉइट जब मच्छर काटता है तो उसके लार में पाए जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कहाँ पे? मनुष्य के शरीर में। मान लेते हैं स्वस्थ मनुष्य था, हेल्दी पर्सन था, इसके शरीर में ये इंटर कर गया। जैसे ही इसके शरीर में आएगा, इसके ब्लड से होते हुए परजीवी यानी जो जीवाणु आया है, यानी स्पोरोजॉइट्स जो आया है, वह रक्त द्वारा मनुष्य के यकृत में चला जाता है। रक्त में बहता हुआ कहाँ चला जाएगा? मनुष्य के यकृत में चला जाता है। यकृत में जाने के बाद क्या करता है? परजीवी यकृत की कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है, यानी मनुष्य के शरीर में उसका कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन होता है। और जनन करने के बाद अपनी कोशिका को फोड़ देता है। कौन सी? जिसमें जनन कर रहा था वो कोशिका फूट जाती है, बहुखंडन विधि द्वारा इसका जनन होता है और जैसे टूट जाती, फट जाती, ये इसके सारे स्पोर बाहर फैल जाते हैं। परजीवी लाल रुधिर कणिकाओं कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करता है और उन्हें फोड़ देता है और इस प्रकार ज्वर तथा अन्य लक्षणों के चक्र आपको दिखाई पड़ने लगते हैं, जो कि मलेरिया की शुरुआत होती है और आपको मलेरिया हो जाता है। ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब कंडीशन नंबर 2 है लैंगिक अवस्थाएं, युग्मक जनन। युग्मक जनन मतलब गैमीटोसाइट अवस्था। कौन सी? गैमीटोसाइट अवस्था। आपके बोर्ड में जब आपसे पेपर में आएगा तो गैमीटोसाइट देगा। गैमीटोसाइट अवस्थाएं लाल रुधिर कोशिकाओं के परिवर्धन में होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश वाली आप क्लास अवश्य देखते रहिए। इंग्लिश वाले जैसे आपके पेपर में लिखेगा ना, तो वहाँ पर लिख देगा कि निम्न में से कौन सी अवस्था जो है गैमीटोसाइट अवस्था है, या गैमीटोसाइट अवस्था कहाँ पे पाई जाती है। आपने हिंदी में तो युग्मक जनन पढ़ा, गैमीटोसाइट तो आपको छूट गया, ठीक है।
अब हम इसीलिए हर बार आपको प्रेस कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ों की एक एक शब्द की मीनिंग बताते हैं इंग्लिश वाले क्लास में, आप उसे देखें। और इंग्लिश मैं कहा हूँ, मैं हिंदी वाला नोट्स आपको पूरा दूंगा, लेकिन एज ए फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट बार बार कर रहा हूँ कि इंग्लिश में कंटेंट की मात्रा ज़्यादा है, हिंदी में कंटेंट की मात्रा कम है। पेपर की जब टाइपिंग होती तो इंग्लिश वाले शब्द की आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, इंग्लिश वाले शब्द को एज इट इज़ लिख दिया जाता है और आपके साथ तो समस्या खड़ी हो जाएगी। चूँकि आप यहाँ पे युग्मक जनन पढ़ेंगे और उसमें लिखा रहेगा गैमीटोजेनेसिस या गैमीटोसाइट। जब आप गैमीटोसाइट पढ़ेंगे ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो आप आकर के हमारे ऊपर चिल्लाएंगे कि आपने जो पढ़ाया वो मिला नहीं। बात समझ गए? इसलिए आप दोनों क्लास को देखें, आधे आधे घंटे का वक्त निकालेंगे, 1 घंटा तो आप निकाल सकते हैं। अभी आप 1 घंटा नहीं निकाल पा रहे, जहां हमने नोट्स आपको एक सब्जेक्ट का प्रोवाइड करवा पाए हम जैसे, उसके बाद आपकी 2-3 घंटे की आपकी क्लास होगी, 2-2 घंटे का प्रैक्टिस पेपर होगा, तो फिर आप कैसे समय निकालेंगे? तो समय जरूर निकालिए और दोनों क्लास को देखिए, ठीक है। अब यहाँ से आ गए हम गैमीटोसाइट अवस्था में, और जब यहाँ से आ गए तो इस गैमीटोसाइट अवस्था में क्या हुआ कि अब मनुष्य, जो हेल्दी मनुष्य था, उसके शरीर में चल रहा था, यहाँ से ब्लड को पिया कौन? मच्छर। और जब मच्छर लिया तो यहाँ से किसको लिया? गैमीटोसाइट को, यानी आपका युग्मक जनन को। यानी मच्छर में जो प्लाज्मोडियम इंटर कर रहा है किस अवस्था में घुसता है? वो युग्मक जनन की अवस्था में घुसता है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम किस अवस्था में घुसता है? स्पोरोजॉइट की अवस्था में घुसता है। मादा मच्छर रक्त को, मादा मच्छर क्या काम करती हैं? रक्त आहार को युग्मक जनकों के अंदर ले जाती हैं। निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? मच्छर के शरीर में होता है, और उसके बाद उसके आमाशय में चला जाता है, और फिर ये आकर के लाल ग्रंथि या लाला ग्रंथि में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? यहाँ स्पोरोजॉइट बन जाते हैं, और फिर ये मच्छर जब किसी को जाके काटता है तो उसके बॉडी में ये चीज़ें चलने लगती हैं। यही है जीवन चक्र, और यही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो वही कह रहा था कि देखिए कि प्लाज्मोडियम अपना अलैंगिक चक्र, एसेक्सुअल साइकिल कहाँ पे पूरा करता है? मनुष्य में। तथा लैंगिक चक्र कहाँ पूरा करता है? एनाफ्लीज में पूरा करता है। प्लाज्मोडियम की संक्रमणकारी अवस्था स्पोरोजॉइट होती है, और मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार में पाई जाती है। मादा एनाफ्लीज मच्छर मनुष्य को काटता है, और रक्त चूसते समय मनुष्य की रक्त में एक संक्रमणकारी अवस्था प्रवेश कर जाती है। प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट अवस्था का नाभिक लंबा तथा अन्य कोशिकांग फैले हुए होते हैं, तथा यह तर्क रूप में जैसा दिखाई देता है। अब इसके वर्गीकरण की बात करें तो संघ हो जाता है इसका प्रोटोजोआ, सब उपसंघ हो जाता है प्लाज्मोड्रामा या प्लाज्मोडर्मा। उसके बाद आपका हो जाता है क्लास स्पोरोजोआ। गण यानी जो इसका आर्डर होता है वो होता है हेमोस्पोरोइडिया, और उसकी जो फैमिली होती है प्लाज्मोडाइडी होती है। और उसके बाद जो प्लाज्मोडियम है जीनस है, और जो स्पीसीज होती है वो वाइवेक्स होती है, मलेरी होती है, फैल्सीपेरम होता है, और ओवल होता है। यानी 4 प्रकार के स्पीसीज पाई जाती है। इसका प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, चारों प्रकार की स्पीसीज से होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। प्लाज्मोडियम के लक्षण। प्लाज्मोडियम एक प्रकार की से पूरी तरह परजीवी तथा माइक्रोस्कोपिक जीव होता है। प्लाज्मोडियम की पहली अवस्था जिसे वास्तविक अवस्था कहते हैं, उस अवस्था का नाम ट्रोफोजॉइट होता है। यह कोशिका का आकार गोल होता है, ठीक है। ये इसके सामान्य लक्षण हमने ऊपर आपको बताए थे, फिर ये देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया है। ट्रोफोजॉइट के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये ऊपर हो चुका है, ठीक है। प्लाज्मोडियम के इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है। प्लाज्मोडियम का इतिहास बहुत साल पुराना है। पुराने समय में तो लोग यह मानते थे कि मलेरिया नामक रोग किसी देवी शक्ति के प्रकोप से होता है, या फिर दलदल से निकलने वाली गैसों का परिणाम है। मलेरिया एक इटली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बुरी या दूषित हवा। सबसे पहले लंसीसी नामक व्यक्ति ने 1717 ईस्वी में अनुमान लगाया कि मलेरिया नामक रोग मच्छर से काटने से फैलता है, और इसके बाद फ्रेंच में एक चिकित्सा अधिकारी ने 1880 में प्रमाणित किया कि मलेरिया बुरी या अशुद्ध वायु में नहीं फैलता। यह चिकित्सा अधिकारी ने रक्त का अध्ययन किया और पाया कि कुछ उसमें कण होते हैं जो रोग के कारक होते हैं। इसके पश्चात गाल्जी ने मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का अध्ययन किया और उसमें पाया कि साइजोगोनी नामक एक कीटाणु होता है। अंततः 1897 में रोनाल्ड रॉस ने
सर्वप्रथम यह घोषणा की कि मलेरिया परजीवी जो है मलेरिया कारक होता है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर से संबंध रखता है, और ये महत्तम कार्य के लिए 1902 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके द्वारा ग्रासी और उसके कुछ सहयोगियों ने मादा एनाफ्लीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का अध्ययन किया कि मनुष्य में मलेरिया का रोग प्लाज्मोडियम ही है। इसके पश्चात प्लाज्मोडियम की 3 जातियों का जीवन चक्र का वर्णन किया गया। इसके कुछ समय के पश्चात 1948 में सार्ट और गारहम ने मलेरिया परजीवी को यकृत कोशिकाओं में पाया और इसके विस्तृत अध्ययन करके उसके रोकथाम में कई महत्वपूर्ण उपाय भी दिए। इस प्रकार से प्लाज्मोडियम का इतिहास आगे बढ़ता गया और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, फैल्सीपेरम और अन्य प्रकार से लड़ने के लिए पर्याप्त चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था की जाने लगी। इसका हैबिट और हैबिटाट मतलब आवास और वासस्थान क्या होता है, स्वभाव क्या होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बड़ा ही जटिल होता है, जो मनुष्य और अन्य कशेरुकी प्राणियों में रक्त में अंततः कोशिकीय परजीवी के रूप में उपस्थित होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोस्तों में से पूर्ण होता है और दोनों कशेरुकी और अकशेरुकी प्रकृति के जीव होते हैं। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 पोषकों से भिन्न भिन्न होता है। इनका लैंगिक जीवन चक्र मादा एनाफ्लीज मच्छर में पूर्ण होता है, तो अलैंगिक जीवन चक्र मनुष्य और कशेरुकी जीव जंतुओं में पूर्ण होता है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अच्छा, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 में दिया गया। आप डिटेल में वहाँ से एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। कुछ कॉमन पॉइंट हमने यहाँ पे लिख करके आपसे साथ डिस्कस किया है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के जीवन चक्र के 2 पोषक में पूर्ण होता है, यानी डाइजेनिक अवस्था पाई जाती है। हम इसे कहते हैं कि प्लाज्मोडियम संघ प्रोटोजोआ में परजीवी तथा इनके जीवन चक्र 2 जीवों में पूर्ण होता है। प्राइमरी पोषक इसका कौन होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है और इसके द्वारा कुछ कशेरुकी, पक्षी, सरीसृप इत्यादि में भी हो सकते हैं। प्राथमिक पोषक में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अलैंगिक प्रजनन करता है तथा मलेरिया के लिए उत्पन्न हो जाता है। और इस क्योंकि अलैंगिक प्रजनन उच्च ताप पर संभव होता है और इसके जीव में सरीसृप आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, जो कशेरुकी जीवों पक्षी और सरीसृप में आसानी से प्राप्त हो जाता है। द्वितीयक पोषक कौन होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का द्वितीयक पोषक मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर में प्लाज्मोडियम अपना लैंगिक चक्र पूर्ण करता है, जो कि कम तापमान पर संभव होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर का तापमान भी कम होता है, इसके लिए द्वितीयक पोषक एनाफ्लीज मच्छर उपयुक्त पोषक माना जाता है। मलेरिया के कुछ लक्षण। मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण में ज्वर प्रारंभ हो जाता है, लेकिन तापमान कम रहता है। इस अवस्था में मनुष्य को भूख लगना बंद हो जाता है और उसे चक्कर आने लगता है। कभी कभी मनुष्य को कब्ज होने लगता है और सिर में दर्द रहता है और आंखों में जलन उत्पन्न होने लगती है। शरीर की पेशियां और जोड़ों में दर्द होना, भूख का मर जाना आदि, जी मतलाना आदि इसके मलेरिया के लक्षण होते हैं। किंतु कुछ दिनों के बाद ये लक्षण मलेरिया के घातक लक्षण होते हैं, जिनके भयानक ठंड लगती है और शरीर कांपने लगता है। हृदय की धड़कन में वृद्धि हो जाती है और कमर दर्द होने लगती, उल्टी होती है और तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। मलेरिया की चिकित्सा और रोकथाम की अगर बात करें तो मलेरिया की रोकथाम के लिए जो है आप मच्छरों को दूर भगाएं, मच्छरों को काटने ना दें, इत्यादि चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जानते हैं। औषध, इनके लिए एक औषधि आती है जिसका नाम होता है सिनकोना वृक्ष से निकाला जाता है। किससे? सिनकोना वृक्ष से छाल से निकाली जाती है। और सिनकोना कैसा वृक्ष है? ये सदाबहारी वृक्ष है। कैसा वृक्ष है? सदाबहार वृक्ष है। और सिनकोना के वृक्ष से निकाले जाते हैं, वृक्ष की छाल से निकाला जाता है और उसी को क्यूनोन कहते हैं। क्यूनैन नामक दवा जो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है, जो इसके उपचार में सबसे अच्छी होती है। आजकल बहुत सारी प्राकृतिक दवाई आ गई, जैसे कि क्लोरोक्विन है, ड्रोपेमिन है, इत्यादि बहुत सारी दवाइयाँ आजकल प्रचलन में हैं, जो इसके उपचार के लिए उपयोगी होती हैं। तो इतनी सारी टॉपिक आज आपने डिस्कस की मेरे साथ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही आपकी एक टॉपिक और बची है, उसके बाद हम लोग इंटर कर जाएंगे किसमें? क्या नाम है? पोरीफेरा में, और वो टॉपिक का नाम है प्लाज्मोडियम एंड इट्स डिजीज। आज ही के डेट में उसकी टॉपिक भी आज की अपलोड कर दी जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं, अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।